Good morning, students. Today I am going to continue my lecture for plus 2 political science, and the name of the chapter is Security in the Contemporary World. Now you have already studied that क्या कि जो सिक्योरिटी होती है उसको मैंने 2 टाइप्स की बताया था. दैट इज़ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, इट इज़ एक्सटर्नल सिक्योरिटी एंड इंटरनल सिक्योरिटी. एक्सटर्नल में जो कंट्रीज़ होती हैं उनको मेन थ्रेट होता है, वहाँ की गवर्नमेंट को मेन थ्रेट होता है आर्मी अटैक से या बॉर्डर की टेरिटरीज़ वगैरह एक्सपेंशन से, इन सब से उनको फियर हो जाता है या थ्रेट हो जाता है. इंटरनल का मतलब होता है उनको अपने इंटरनल सिविल वॉर का डर होता है गवर्नमेंट को. ठीक है, इसके लिए सिक्योरिटी में जो है बहुत सारी ट्रीटीज़ को साइन भी किया गया. कोल्ड वार के अकॉर्डिंग इसमें बहुत सारे चेंजेस भी किए गए. उसके बाद आ जाता है सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन. सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन में मैंने आपको बताया है कि जैसे हमने चैप्टर 1 में स्टडी किया था कोल्ड वार में, यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन, उन्होंने वॉर को रोकने के लिए पीसफुल ट्रीटीज़ को साइन किया. नंबर ऑफ अदर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज़ जो है, जिसमें आ जाता है स्ट्रेटेजिक्स आर्म लिमिटेशंस ट्रीटी 2, साल 2 एंड द स्ट्रेटेजिक्स आर्म रिडक्शन ट्रीटी. ठीक है, जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है ऑफ 1968, ये थी बेटा, इसमें था कि आर्म कंट्रोल ट्रीटी थी इन द सेंस दैट रेगुलेटेड द एक्विजिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन. जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जो टेस्टेड कर रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं न्यूक्लियर वेपन्स की बिफोर 1967, ये कहा गया कि वो अपने वेपन्स को छोड़ दें. एंड दोज दैट हैड नॉट डन सो वर टू गिव अप द राइट टू एक्वायर दैम. और ये जिनके पास नहीं है उनको ये कहा गया इसके बारे में सोचे भी नहीं. बट NPT did not abolish nuclear weapons, rather it limited the number of countries that could have them. ये ऐसा नहीं कर पाई. बट ये क्या हुआ, जो इसके साथ अटैच्ड थी कंट्री, उनकी जो अमाउंट थी और कम हो गई. कौन सी कंट्री है जो अपने न्यूक्लियर वेपन को छोड़ दे? सबको, हर किसी को थ्रेट होता है. तो जो भी ट्रीटीज थी उनको मानने के लिए कोई भी रेडी नहीं हुआ. ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एक्सेप्ट करती है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एज अ मीन ऑफ अवॉइडिंग वॉयलेंस, यानी कि पीस को बना के रखना. कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वो प्रोसेस है जिनमें डिफरेंट कंट्रीज अपने आइडियाज़ एंड इंफॉर्मेशंस को अपने राइवल्स के साथ शेयर करती हैं. ये कंट्रीज़ एक दूसरे को मिलिट्री इंटेंशंस के बारे में बताती हैं, कुछ पॉइंट्स बताती हैं, मिलिट्री प्लान्स बताती हैं. इस प्लानिंग में ये बताने की कोशिश की गई है कि ये कंट्रीज जो हैं सरप्राइज अटैक करने का कोई प्लान नहीं कर रही. इसके अलावा ये डिफरेंट कंट्रीज़ एक दूसरे को अलग अलग तरह की फोर्सेस के बारे में बताती हैं जो इनकी कंट्री के पास होती है, और ये भी बताती हैं कि कौन सी जो फोर्सेस हैं उनको वो ख़त्म कर चुके हैं. अगर हम बात करें, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वो प्रोसेस है जिसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है ताकि वो अपने राइवल्स के अंदर ये इंश्योर कर सकें कि अगर उनके साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसपरसेप्शंस हो जाए तो वो कभी भी वॉर शुरू नहीं करेंगे. ओवरऑल अगर हम बात करें, जो ट्रेडिशनल कंसेप्शंस ऑफ सिक्योरिटी है वो डिपेंड करते हैं यूज़ और थ्रेट ऑफ यूज़ ऑफ मिलिट्री फोर्स. इन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, फोर्स जो है प्रिंसिपल थ्रेट टू सिक्योरिटी एंड प्रिंसिपल मीन्स ऑफ अचीविंग सिक्योरिटी, इस पे डिपेंड करता है. ये था अभी तक बच्चे हमने स्टडी किया ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड. इसमें 2 तरह की जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है उसके बारे में हमने स्टडी किया. ट्रेडिशनल सिक्योरिटी जो एक्सटर्नल होती है, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी जो इंटरनल होती है.
उसके बाद हमने स्टडी किया सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन। जो डिफरेंट कंटेम्प्ररी वर्ल्ड में कंट्रीज़ होती हैं वो कोऑपरेशन अलायंस बिल्डिंग कैसे बनाती हैं, कैसे अपनी वैल्यूज़, आइडियाज़, इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर करती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक बनेगा बेटा नॉन ट्रेडिशनल नोशंस। Non-traditional notions of security go beyond military threats to include a wide range of threats, dangers जो human existing को affect कर रहे हैं। They begin by the questioning the traditional referent of security. इसके अलावा वो also ये question कर रहे हैं 3 elements of security: what is being secured, from what kind of threats, and the approach to security. When we say referent, हमारा मतलब होता है सिक्योरिटी फॉर हु, किसके लिए। इन ट्रेडिशनल कंसेप्शन द रेफरेंट इज द स्टेट विद द टेरिटरी एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। इन द नॉन ट्रेडिशनल कंसेप्शंस द रेफरेंट टू एक्सपैंडेड। जब हम पूछते हैं सिक्योरिटी फॉर हु, प्रोपोनेंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी रिप्लाई करती है नॉट द स्टेट बट इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज और इंडीड ऑल ऑफ ह्यूमन काइंड। नॉन ट्रेडिशनल व्यू ऑफ सिक्योरिटी हैव बीन कॉल्ड ह्यूमन सिक्योरिटी, ग्लोबल सिक्योरिटी। ये बात ठीक है, अगर लड़ाई शुरू होती है तो उसमें हम अपनी कंट्री को बचाने की कोशिश करेंगे। इंटरनल और एक्सटर्नल जो सिक्योरिटीज़ होती हैं, इट मीन्स बाहर की आर्मी के अटैक से अपनी कंट्री को बचाना, या कंट्री के अंदर जो सिविल वॉर शुरू हो जाती है उससे अपनी कंट्री को मेंटेन करके रखना। लेकिन उस सब के अलावा सबसे बड़ी बात सिक्योरिटी की आती है ह्यूमन बीइंग की सिक्योरिटी, पूरी ग्लोबल सिक्योरिटी। जब कभी भी वॉर स्टार्ट होती है तो सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रक्शन होती है वो ह्यूमन लाइव्स की होती है, इंक्लूडिंग ऑल एजेस, चिल्ड्रन, ओल्ड एज पीपल, यूथ, मैन, वुमेन, सब इसमें इंक्लूड होते हैं। ह्यूमन सिक्योरिटी जो है वो है प्रोटेक्शन ऑफ पीपल मोर देन द प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट्स। अगर वार स्टार्ट भी हो जाती है तो सबसे पहला काम ये होता है कि हम स्टेट्स को कैसे बचाएं। ह्यूमन सिक्योरिटी एंड स्टेट सिक्योरिटी जो है शुड बी एंड ऑफन आर द सेम थिंग। बट जो सिक्योर स्टेट है डू नॉट ऑटोमेटिकली मीन सिक्योर पीपल। प्रोटेक्टिंग सिटीजन्स फ्रॉम फॉरेन अटैक may be necessary condition for the security of individual, but it is certainly not sufficient one. During the last 100 years, more people have been killed by their own governments than by the foreign armies. अपनी ही गवर्नमेंट के कारण बहुत सारे लोग मारे गए थे। All proponents of human security agreed करती है कि प्राइमरी गोल जो है वो है प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल। However, there are differences about precisely what threats individuals should be protected from. Means किस तरह के थ्रेट से हम अपने इंडिविजुअल को सेव करके रखें। Proponents of the narrow concept of human security focus करता है वायलेंट थ्रेट्स टू इंडिविजुअल, और इसमें ये बताया गया एज फॉर्मर यूएन सेक्रेटरी जनरल कोफी आनन, उसने ये क्वेश्चन पुट किया था द प्रोटेक्शन ऑफ कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल फ्रॉम इंटरनल वायलेंस। प्रोपोनेंट ऑफ द ब्रॉड कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी ये आर्ग्यू करती है कि थ्रेट एजेंडा शुड बी इंक्लूड। उसमें क्या क्या आता है? हंगर, डिजीज, नेचुरल डिजास्टर, क्योंकि इन चीज़ों से बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। लड़ाई के बजाय इन चीज़ों से बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है, जिसमें जीनोसाइड एंड टेररिज्म कंबाइन किया जाता है। जीनोसाइड आपने पहले भी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, 9th-10th में। जीनोसाइड का मतलब होता है, हिटलर वाले लेसन में ये था, मास किलिंग ऑफ पीपल।
ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ लड़ाई में लोगों को मार देती है उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो लोगों को ना मारती हो। बट नो, दिस कंसेप्ट इज़ नॉट क्लियर। ह्यूमन बीइंग की प्रोटेक्शन हर चीज़ से करनी ज़रूरी है, इसलिए वायलेंस को रोकना है, ह्यूमन बीइंग्स को बचाना है। ह्यूमन सिक्योरिटी एजेंडा जो है वो एनकम्पोजेज इकोनॉमिक सिक्योरिटी, थ्रेट टू ह्यूमन डिग्निटी। Put differently, the broadcast formulation stresses what has been called freedom from want and freedom from fear respectively. ये चीज़ों से हमें अपनी कंट्रीज़ को बचाना है। जो आइडिया है ग्लोबल सिक्योरिटी का वो 1990s में एमर्ज्ड हुआ था, जिसमें हमें ग्लोबल नेचर ऑफ थ्रेट था, सच एज ग्लोबल वार्मिंग, इंटरनेशनल टेररिज्म, हेल्थ एपिडेमिक्स लाइक एड्स, बर्ड फ्लू, सो ऑन। जैसे अभी भी पूरे वर्ल्ड में कोविड-19 का थ्रेट बना हुआ है। कोई भी कंट्री इस चीज़ को अकेले सॉल्व नहीं कर सकती। सिचुएशन ऐसी आती हैं जिसमें जो कंट्रीज़ होती हैं डिसप्रपोर्शनैलिटीज़ का बर्ड ग्लोबल प्रॉब्लम को दूर करने में एक दूसरे की हेल्प करती हैं। ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग में सी लेवल जो था 1.5 से 2 मीटर, मतलब 20% ऑफ बांग्लादेश, इनंडेट मोस्ट ऑफ द मालदीव्स, थ्रेटन नियरली हाफ द पॉपुलेशन ऑफ थाईलैंड। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स ग्लोबल इन नेचर थी। इंटरनेशनल कोऑपरेशन जो है वाइटल इवन दो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अचीव। जो ये प्रॉब्लम्स आती हैं ये सिर्फ किसी एक के बस की बात नहीं होती। कोविड-19 की मेडिसिन जो है वो एक अकेली कंट्री नहीं बना रही, उसके लिए पूरे वर्ल्ड में इसके ऊपर डिफरेंट तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। इसलिए जब कभी भी पूरे वर्ल्ड लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर ह्यूमन बीइंग्स को किसी चीज़ से थ्रेट आता है तो वो सब मिलकर इसके अंडर आते हैं। इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है जिसको यूएन ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया है। यूएन का मेन मकसद ही यही है कि जो पूरे वर्ल्ड में अलग अलग प्रॉब्लम्स आई हैं उन सब को मिलकर सॉल्व किया जाए। इसी तरह की एक प्रॉब्लम है ग्लोबल वार्मिंग। ये था आज का टॉपिक। अगला मैं बेटा कल कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।